हेलो फ्रेंड्स। इस क्लास में अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये बात डिस्कस कर लें कि ऑलमोस्ट हमारा भी जोलॉजी और बॉटनी का कंबाइंडली जो बायो का जो हमारा सिलेबस है ऑलमोस्ट 30% कवर हो गया है। बहुत इजी है, इसलिए आप सीरियसली हर क्लास को क्लास वाइज स्टेप वाइज करते चलिए, तो हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। तो आज हम क्या क्या देखेंगे। मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। इस चैप्टर में नाइट्रोजन का काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन और नाइट्रोजन वाले जो हमारी पोर्शन है, इस पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो द सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, organic and inorganic, needed for the growth and metabolism is defined as a nutrition, and the chemical compound required an organism are termed as nutrients. तो सबसे पहले बड़ी बात, सप्लाई होना और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होना कुछ केमिकल कंपाउंड्स का, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और उनकी ज़रूरत किस लिए है, ग्रोथ में और मेटाबॉलिज्म में। ऐसे कंपाउंड्स को, केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, और ज़रूरत को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। द केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड हैज़ न्यूट्रिएंट्स। और ऐसे केमिकल कंपाउंड की जो रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, वो चीज़ क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट सॉरी। उन्हें हम क्या कहते हैं कि रिक्वायरमेंट होना किन्हीं भी केमिकल कंपाउंड की किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट्स। और सप्लाई आपको वो मिलना, उसके बाद उनका एब्जॉर्प्शन होना किन्हीं भी केमिकल कंपाउंड्स का, जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहलाती है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। और रिक्वायरमेंट ऐसे कंपाउंड्स की क्या कहलाती है, न्यूट्रिएंट्स। द इनऑर्गेनिक एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड आर नोन हैज मिनरल एलिमेंट और मिनरल न्यूट्रिएंट्स। वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक एनिमल्स जिनकी प्लांट को रिक्वायरमेंट है, वो सभी के सभी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर। और किस फॉर्म में होते हैं, वो मिनरल फॉर्म में होते हैं। इसीलिए हम इन्हें मिनरल एलिमेंट्स और मिनरल न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं। थस द एब्जॉर्प्शन, distribution and metabolism of various mineral elements by plant is called mineral nutrition। इसलिए एब्जॉर्प्शन होना पहले, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होना उनका, और उसके बाद मेटाबोलाइज होना डिफरेंट डिफरेंट मिनरल एलिमेंट्स का बाय द प्लांट, इसे हम क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन। द फर्स्ट स्टडी ऑन मिनरल न्यूट्रिशन किसके थ्रू की गई थी, वेन हेलमोंट इन 1648 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, methods of studying minerals requirement of plants. Requirement of different minerals by plant was determined by various scientists by using the different experiments technique, some of them given below। तो प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके लिए कैसे पता चला, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसे प्रूव किया। पहला था हाइड्रोपोनिक्स। इन 1860 Julius von Skas demonstrated for the first time that plant could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. The soilless production of plant is called the hydroponics, termed by Greek in 1937. It is also known as soilless culture or solution culture। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, उसने क्या बोला, ये जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक क्या है, क्या मीनिंग होता है इसका, क्या मतलब हुआ कि 1816 के बीच में एक साइंटिस्ट थे जूलियस वॉन स्केस, डिमॉन्स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट, इन्होंने सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन दी इस चीज़ के लिए, द प्लांट कुड बी ग्रोन टू एट मेच्योरिटी इन ए डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस। बिना सॉइल के भी हम उन्हें, एक प्लांट को हमने ग्रो करवाया एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के अंदर, और उसके अंदर हमें ग्रोथ
पॉसिबल हुई विदाउट एब्सेंस ऑफ सॉइल। द सॉइललेस प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। तो उस टर्म का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स का मीनिंग क्या हुआ कि प्लांट की ग्रोथ हो विदाउट प्रेजेंस ऑफ सॉइल। और ये जो टर्म थी सबसे पहले ये किसने दी थी, ग्रीक ने दी थी 1937 में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए सॉइललेस कल्चर और सोल्यूशन कल्चर। तो इस हाइड्रोपोनिक्स को हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, सॉइललेस कल्चर और सोल्यूशन कल्चर। हाइड्रोपोनिक्स और सॉइललेस कल्चर हेल्प टू नो, किस बात में हेल्प करता है ये हमारी, द एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल एलिमेंट। इससे पता चलता है कि कौन से मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। दी डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप ड्यू टू दी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर न्यूट्रेंट। हमें ये पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर न्यूट्रेंट से कौन सी सिम्टम्स इवॉल्व हो रहे हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या कौन कौन से आ रहे हैं और किस न्यूट्रेंट की वजह से आ रहे हैं। टॉक्सिक इफेक्ट ऑन प्लांट व्हेन एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। और यदि कोई भी एलिमेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर तो उससे क्या टॉक्सिक इफेक्ट प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। और पॉसिबल इंट्रैक्शन अमंग डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स, द रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट इन दी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। और प्लांट की मेटाबॉलिज्म में एसेंशियल एलिमेंट्स का क्या रोल है। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं जो प्लांट या बॉडी कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद क्रिएट ना करे, उसे आउटर एनवायरनमेंट से लेना पड़े। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या देखा कि जो हाइड्रोपोनिक्स है या जो सॉइल कल्चर है वो क्या हेल्प कर रहा है हमें क्या जानने के लिए। नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं आगे। Various other soilless culture techniques are aeroponics is the technique of soilless culture in which roots of plants are suspended in the midst of oxygenated nutrient solution। तो एरोपोनिक्स का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर क्या टेक्निक यूज़ हो रही है कि सॉइललेस कल्चर तो वही है कि सॉइल एब्सेंट है और यहाँ पर रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर सस्पेंडेड इन दी मिस्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के साथ साथ वो जो सोल्यूशन कैसा है ऑक्सीजनेटेड है, वहाँ पर ऑक्सीजन की फुल अवेलेबिलिटी है। तो उसमें दो तरीके के हैं, एक सैंड कल्चर दूसरा है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। सैंड कल्चर इन दिस सैंड इज़ यूज्ड एज ए रूटिंग मीडियम एंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इज एडिड टू इट। ये अलग नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है। यहाँ पर जो हमने सैंड जो बजरी ली है इज़ यूज्ड एज ए रूटिंग मीडियम, है ना, रूटिंग मीडियम के लिए। एंड द न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इज एडिड, बाद में हम उसमें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन ऐड करते हैं। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, द न्यूट्रिएंट सोल्यूशन ड्रेन्स थ्रू प्लांट रूट्स थ्रू ए चैनल। In this process, the root plant do not have any substratum, but they are bathed regularly with the nutrient solution। इसमें क्या है कि जो रूट्स है वो डिप नहीं है किसी सोल्यूशन के अंदर, हम उसे प्रॉपर एक पाइप के थ्रू प्रॉपर चैनल्स के थ्रू उसे प्रॉपर टाइम पे न्यूट्रिएंट की प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स। अब मिनरल एलिमेंट की क्लासिफिकेशन देखते हैं कौन कितने टाइप के मिनरल एलिमेंट्स होते हैं और क्या होते हैं। On the basis of their essentiality or requirement for the growth and metabolism, the minerals can be categorized। growth और metabolism के बेस के ऊपर हम मिनरल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स और दूसरा है नॉन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। जो आपके एसेंशियल हैं वो लगभग 17 है नंबर्स में, और 17 के अलावा जो हैं वो नॉन एसेंशियल में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। तो दीज एलिमेंट्स हैव ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल रोल। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की जो मेन ज़रूरत है वो स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल रोल में। दीज आर इंडिस्पेंसिबल फॉर प्लांट्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो विदाउट इनकी एब्सेंस में प्लांट कभी भी अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकता लाइफ साइकिल को। और वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। तो ये मेनली हमारे एसेंशियल मिनरल्स में काउंट होते हैं। कौन कौन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इनके जितने भी एसेंशियल मिनरल्स होते हैं लगभग 17 है हमारे पास, तो वो उनके बिना प्लांट कभी भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो मेनली ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के बेस पर हमने मिनरल्स को डिवाइड किया है। और मेटाबॉलिज्म आपको पता है दो टाइप हो सकता है, कैटालिटिक और एनालिटिक, वो आपको पता है, पहले हमने क्लियर किया हुआ है। आगे देखते हैं सेकंड कैटेगरी आ गई नॉन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सम प्लांट्स बट नॉट ऑल। ये जो एलिमेंट है इनकी जो रिक्वायरमेंट है ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स है, सभी के लिए ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो देयर एब्सेंस डज नॉट प्रोड्यूस एनी मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स, एग्जांपल कोबाल्ट, सिलिकॉन और सोडियम। ये जो नॉन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हैं इनका ज़्यादा कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता प्लांट के अंदर अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए।
और ऐसे में कौन कौन से इंक्लूड कर सकते हैं आप, कोबाल्ट, सिलिकॉन और सोडियम, ये आते हैं नॉन एसेंशियल के अंदर। द टर्म एसेंशियल मिनरल एलिमेंट वाज प्रपोज्ड बाय एर्नॉन एंड स्टुट इन 1939 on the basis of their quantitative requirement in plants. Hogland divided essential elements into following two type. तो ये जो टर्म थी एसेंशियल मिनरल एलिमेंट, ये दी थी एरॉन और स्टूट ने 1939 के अंदर, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, कितनी मात्रा, कितनी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है प्लांट के अंदर, इस बात के ऊपर एसेंशियल एलिमेंट्स को डिवाइड किया टू टाइप्स के अंदर क्वांटिटी के बेस पर। नंबर 1 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो एलिमेंट या ट्रेस एलिमेंट, दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो एलिमेंट। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो एलिमेंट या ट्रेस एलिमेंट है, ये क्या मतलब हुआ, इक्वल टू और लेस देन 10 मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ये इसका अमाउंट है, इस अमाउंट से नीचे नीचे या इसके बराबर। दीज एक्ट हैज़ ए कोफैक्टर और एक्टिवेटर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। तो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हैज़ ए कोफैक्टर और एक्टिवेटर, किसके लिए, एंजाइम्स के लिए। दीज आर 8 इन नंबर, एग्जांपल जिंक, मोलिब्डेनम, है ना, बोरोन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल और आयरन। ये सारे के सारे हमारे किस में काउंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो याद कर लेना आप, Zn, Mn, B, है ना, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल एंड आयरन। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट मोर देन 10 मोल केजी ऑफ ड्राई मैटर। तो इनका जो वेट है वो 10 मोल पर केजी के बराबर या उससे कम है, और इनका 10 मोल पर केजी से ज़्यादा हो तो वो किस में काउंट होंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा हो इस अमाउंट से। दीज आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में। दीज आर 9 इन नंबर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाशियम, फॉस्फेट, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। Of these macronutrients, carbon, hydrogen and oxygen are mainly obtained from CO2 and H2O। तो जो आपकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, CO2 से मिल जाता है और वाटर से, while the other absorbed from the soil, ये बाकी हमें सॉइल से मिलते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हमने क्या करना है, the essential mineral element, their major form, function and deficiency symptoms are given in the below। अब हम लिस्ट आउट करते हैं कि जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मिनरल एलिमेंट्स हैं, उनकी मेजर फॉर्म्स कौन सी होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होगा आपका, राइट। तो सबसे पहले इस कॉलम के अंदर आपका एलिमेंट है, यहाँ कहाँ से मिलते हैं, ऑब्टेन किससे होते हैं, फंक्शन क्या है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो हमें ये एयर एंड वाटर, हमने पहले बात कर ली कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, एयर एंड वाटर से, CO2 और H2। फंक्शन क्या है इनका, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, सिंपल सी बात है, प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं ये। प्रोटोन आयन गवर्न्स pH, ऑक्सीजन इज़ द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द रेस्पिरेशन, राइट, बिल्कुल सही बात है। जब रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पर जो हमारा F0 F1 जो हमारा पार्टिकल होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन कैरियर की तरह काम करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। कंस्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, इन सब के बनने में इन तीनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और सिम्टम्स क्या है, डेफिशिएंसी, नॉर्मल ग्रोथ कैन नॉट अकर हैज़ दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, तो वो हो ही नहीं सकती नॉर्मल ग्रोथ। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, NO3- नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन नाइट्रेट और नाइट्राइट और NO2-, है ना। रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, कोएंजाइम, ATP, क्लोरोफिल। सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन की हेल्प से ही हम क्या क्या बना सकते हैं। पहली बात तो उनको बनाना और उनकी सिंथेसिस करना, किन की, अमीनो एसिड्स की, प्रोटीन की, विटामिन्स की, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, कोएंजाइम, ATP, क्लोरोफिल, ये सब के सब नाइट्रोजन के थ्रू ही बनते हैं। और क्या होता है इसके डेफिशिएंसी से, क्लोरोसिस अपेयर फर्स्ट इन ओल्डर लीफ, स्टंट ग्रोथ ड्यू टू द डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। स्टंट ग्रोथ होती है कि वो सही से नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि वहाँ प्रोटीन ढंग से बनी नहीं होती। प्री मैच्योर, जल्दी से लीफ टूट जाती है कम उम्र में ही। नेक्स्ट बात आती है सल्फ़र की।
तो सल्फ़र SO4-2 से हमें मिलता है। और क्या फंक्शन है, हैज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए अमीनो एसिड्स लाइक सिस्टीन एंड मिथियोनिन, विटामिन लाइक थायामीन एंड बायोटिन, कोएंजाइम ए एंड फिरोक्सिन, इन सब में हमारे सल्फ़र की रिक्वायरमेंट है। इंक्रीज द नोडुल फॉर्मेशन इन द लेग्यूम्स, दैट इज पल्सेस, also a component of allyl sulfide in aniline, onion, garlic responsible for the smell and sinigrin, mustard। तो ओनियन और गार्लिक में ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्मेल के लिए ना। तो क्या डेफिनेंसी है, क्लोरोसिस मोस्टली कॉमन अपेयर फर्स्ट इन द यंग लीफ, स्मॉल क्लोरोटिक लीफ इन टी, टी येलोइश डिसीज, ये भी इसी के थ्रू होती है इसके एब्सेंस में डेफिशिएंसी से, रिड्यूस्ड नोडुलेशन द लेग्यूम, तो ये इसके मेन फंक्शन है। आगे बात करते हैं हम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आइंस हैज़ H2PO4 नेगेटिव और HPO4-2, तो इनसे आपको फॉस्फोरस मिलता है। रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड ATP, फॉस्फोलिपिड NAD और NADP, तो ये सारे के सारी जो हैं वो फॉस्फोरस की हेल्प से इनकी सिंथेसिस होती है। मेजर फंक्शंस आर एनर्जी ट्रांसफ़र, सेल डिवीज़न, फॉस्फोराइलेशन, रिएक्शन। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा आप ध्यान से करिएगा प्लीज़। तो इसका मेजर फंक्शन क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र में, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है और फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के अंदर करता है। तो आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है वो, कि आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आपका ऑप्शन में से दे दे कि फॉस्फोरस किस में हेल्प नहीं करता। तीन ऑप्शन दिए हो, एनर्जी ट्रांसफ़र, सेल डिवीज़न, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, और एक दे दिया आपको फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स। तो आपके वो रॉन्ग आंसर क्या होगा, कि लेग्यूम की हेल्प में नहीं करता ये फॉर्म ना। आगे देखते हैं डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ इसकी जो होगी स्टंटेड हो जाएगी। लीफ डल ग्रीन और विद पर्पल एंड रेड स्पॉट ऑफ द एंथोसाइनिन्स। क्लोरोसिस अपीयर लेट with necrosis first in older leaf, premature abscission, that is fall of the leaf, fruit and flowers, red blot on leaves, delayed germination of seeds। तो seeds का जो germination है वो डिले हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा आ गया पोटाशियम, ये हमारा फिफ्थ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आ गया। तो जो पोटाशियम है, रिक्वायर्ड इन मोर एविडेंट क्वांटिटीज़ इन दी मेरिस्मेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीफ एंड रूट टिप्स, इन सब में होता है। तो ये में मिलता कैसे है, ये याद कई बार यही पूछ लेते हैं कि ऑप्टेंट किस फॉर्म से होता है। तो ये हमारा पोटाशियम आयन है ना, K पॉजिटिव, तो इससे हमें क्या मिलता है, पोटाशियम मिलता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, वो सिंगल सिंगल फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट है, ये इस फॉर्म में हमें मिलेंगे। फंक्शन की बात करें तो एसोसिएट विद एनाइन कैटाइन बैलेंस इन द सेल, राइट। पोटाशियम सोडियम आयन पंप इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिवेट सेवरल एंजाइम्स, अबाउट 40, लगभग 40 एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, इसकी वजह से होते हैं। ब्रिंग्स अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो भी पोटाशियम आयन के हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, क्लोरोफिल सिंथेसिस एक्सेट्रा, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा पोटाशियम। क्लोरोसिस फॉलोड बाय, डेफिनेंसी से क्या हो रहा है, क्लोरोसिस फॉलोड बाय नेक्रोसिस एट द टिप एंड मार्जिन ऑफ द लीफ, अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर लीव्स, येलो लीफ margins, inhibit the protein synthesis and cause the scorching of leaf। मैग्नीशियम की बात करें, Mg+2, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA। तो जो है मैग्नीशियम है ये हमें Mg+2 की फॉर्म में मिलता है। इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA दोनों में की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, राइट। कंस्टिट्यूट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल के अंदर जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो भी मैग्नीशियम की वजह से होता है। एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये एक्टिवेटर होता है ऑफ एंजाइम्स के, और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, फैट और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, इंटरवीनियल क्लोरोसिस ऑफ द ओल्डर लीफ, इनिबिशन ऑफ ग्रोथ, टिप एंड मार्जिन ऑफ द लीफ टर्न अपवर्ड, कॉजेज सैंड्रोन डिसीज़ इन द टोबैको। तो टोबैको के अंदर जो सैंड्रोन डिसीज़ होती है वो इसी की वजह से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम एक्यूमुलेट इन दी ओल्डर लीफ एंड नॉट रीमोबलाइज्ड। तो जो कैल्शियम आयन है, कंपोनेंट ऑफ द मिडल लैमिला ऑफ द सेल वॉल, राइट। कंट्रोल सेल परमेबिलिटी, नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, जब सेल डिवीजन चल रही होती है तब ये माइटोटिक स्पिंडल बनाने में हेल्प करते हैं। कैल्शियम एक्टिवेटर ऑफ द एंजाइम्स, राइट, कनेक्टेड विद क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन एंड मैनी एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म।
और लास्ट है एसेंशियल फॉर द रूट हेयर ग्रोथ। तो ये सारी की सारी चीज़ों में ये हेल्पफुल होता है। डेफिशिएंसी में डी जनरेशन ऑफ द मेरिस्टेम्स स्पेशली रूट अपेक्स, क्लोरोसिस along with the margin of young leaf causes the blossom and root in the tomato। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट, ये तो हमने सारे करे मैक्रो। पहले अभी जो तक जो हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को देखा, ये सारे के सारे इंक्लूड हो रहे थे मैक्रो एलिमेंट्स में। अब हम डिस्कस करते हैं आगे माइक्रो एलिमेंट, उसके फंक्शन और उनकी डेफिनेशन सिम्टम्स। तो माइक्रो एलिमेंट्स में पहले आ गया आयरन, आयरन के बाद आएगा बोरोन, और बोरोन के बाद हम लेंगे मैग्नीज़ को। ठीक, मैग्नीज़ के बाद हम इसमें जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकल और मोलिब्डेनम को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयरन को। आयरन हमें मिलेगा Fe+3, फेरिक और फेरस में Fe+2। मेजर फंक्शन क्या है इसके, हैज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द पोरफिरीन प्रोटीन। पोरफिरीन प्रोटीन्स कहते हैं जो पोर्स बनाने में हेल्प करती है प्रोटीन के अंदर। कॉम्प्लेक्सेस एग्जांपल है साइटोक्रोम्स, पेरोक्सीडेज, कैटालेज एक्सेट्रा। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किसका है, पोरफिरीन प्रोटीन का, कॉम्प्लेक्सेस का है ना। जैसे एग्जांपल हमारे पास साइटोक्रोम्स का, पेरोक्सीडेज का, कैटालेज एंड फेरिडॉक्सिन ए मेम्ब्रेन ऑफ ETS है ना, ये भी आपको याद होगा फेरिडॉक्सिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हैंस इट हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल आयरन का कहाँ पर है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर। एक्टिवेट द कैटालेज एंजाइम एंड आल्सो एक्ट हैज़ ए को फैक्टर ऑफ द अदर एंजाइम्स। तो ये कैटालेज एंजाइम के लिए एक्टिवेटर की तरह काम करता है, इसलिए ये को फैक्टर की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल है रिडक्टिव एंजाइम, रिडक्टिव एंजाइम्स एसेंशियल फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो क्लोरोफिल के बनने में भी, ये फॉर्मेशन में भी आयरन इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। लीड टू इंटरवीनल क्लोरोसिस पर्टिकुलरली इन यंग लीफ, डेफिशिएंसी की वजह से मे बी लोकलाइज टू सिंगल लीफ और ब्रांच ड्यू टू दी लिमिटेड मोबिलिटी, ग्रीन नेटिंग ऑफ सीट्रस। नेक्स्ट है बोरोन। तो बोरोन जो है वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, BO3-3 एंड BO4O7-2। ये क्या क्या इसके फंक्शन है, essential for the merismatic activity and increases the uptake of water and calcium, right? Essential for growth of the pollen tube and formation, जब फर्टिलाइजेशन के टाइम चल रहा होता है ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो पोलन ट्यूब बनती है, वहाँ पर ये हेल्प करते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ द रूट नोड्यूल इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, आल्सो रेगुलेट द एक्टिवेट सॉल्ट एब्जॉर्प्शन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, हार्मोन मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस, इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन तब भी यही काम करेगा। फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम आयन, नेसेसरी फॉर इंक्रीज इन दी फ्रूट साइज। तो फ्रूट के साइज में भी आपका बोरोन हेल्प करता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होंगे, तो थोड़ा ध्यान से। डेफिशिएंसी क्या होगी, डेथ ऑफ द रूट एंड स्टेम एपिक्स, रिडक्शन ऑफ द फ्लावर नंबर एंड फ्रूट साइज, कॉजेज हार्ड रूट ऑफ बीट्स, stem crack of the celery, brown heart of turnip, internal cock of apple, hollow stem of the cauliflower and decrease nodulation in the legume। तो ये सारे के सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिलेंगे इन द एब्सेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज़ की। Mn+2 की फॉर्म में हमें मिलेगा। एक्टिवेट सेवरल एंजाइम्स लाइक मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सैलोसक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल्स, नाइट्रेट डिरेक्टेज एंड हाइड्रोक्सिल अमीन डिरेक्टेज। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नीज सेल प्रेफर अमोनिया ओवर नाइट्रेट। तो वहाँ पर ये उस तरीके से काम करता है। टेक पार्ट इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग ऑफ H2O टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो वहाँ पर ये मैंगनीज ही काम करता है। एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, leads to the leaf flaking or gray spot due to the chlorosis and necrosis in the interveinal zones, causes gray specks of oat marsh spot disease in pea। तो ये सारे के सारे इसकी एब्सेंसी की वजह से हो रहे हैं, राइट। तो ये हमने आयरन, बोरोन और मैग्नीज़ के बारे में देखा। चलिए अब आगे देखते हैं हम जिंक के बारे में। तो ये कैटेगरी भी आपकी किस में इंक्लूड हो रही है, तो जो हमारा जिंक जो हमारा
अब जो हमारी कैटेगरी आई है नेक्स्ट, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारा आया है वो आया है जिंक। और जिंक हमें कैसे मिलेगा, Zn+2 की फॉर्म में मिलेगा। और कहाँ कहाँ इसका क्या फंक्शन है, एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफेन, हमारा जो अमीनो एसिड होता है एक ट्रिप्टोफेन, विच इज़ प्रिकर्सर ऑफ IAA, इसे कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, आ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। तो ये प्लांट ग्रोथ हमारा सब्सटेंस है, हार्मोन है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, एक्टिवेट दी डिहाइड्रोजनेज एंड कार्बोक्सिलेजेस प्रेजेंट इन द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, प्रमोट दी सिंथेसिस ऑफ साइटोक्रोम्स। डेफिशिएंसी सिंड्रोम की बात करें, रिडक्शन इन दी इंटरनोड लेंथ, रोजेट टाइप ग्रोथ हो जाती है इसके ऑप्शंस में, प्लांट बिकम ड्राफ्ट विद मोल्टेड एंड येलोइश लीफ हो जाती है, कॉज विप टिप ऑफ मेज, केरिया डिसीज ऑफ राइस, सिक्कल लीफ ऑफ कोका। कॉपर Cu+2 की फॉर्म में मिलता है, कंपोनेंट ऑफ प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, तो ये कंपोनेंट की तरह काम करता है, इन्वॉल्व इन द ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द फोटोसिंथेसिस, फंक्शन हैज activator of the several enzymes required for the synthesis of enzyme necessary for the synthesis of ascorbic acid, vitamin C। डेफिशिएंसी की बात करें तो लीड टू द क्लोरोसिस एंड विल्टिंग ऑफ लीफ मार्जिन्स, नेक्रोसिस एट द टिप ऑफ यंग लीफ एंड मार्जिन्स इन citrus, causes dieback disease in cereals and legumes, it causes the reclamination disease, cause exanthema disease in which bark splits up to at place to exude gum or raisins, right। आगे देखते हैं हम क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन हमें Cl- की फॉर्म में मिलती है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिस्टम सेकेंड। तो फोटोसिस्टम में जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है वहाँ पे हमें क्लोराइड आयन हमें ज़रूरी होते हैं। विद सोडियम और पोटाशियम इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड एनाइन कैटायन बैलेंस इन द सेल, इसमें भी हेल्प करता है। इट इंक्रीज द वाटर वॉल्यूम इनसाइड द सेल एंड आल्सो रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। डेफिशिएंसी से क्या होगा, लीड टू विल्टेड लीफ विच लेटर become chlorotic and finally attain a bronze color, right। Root becomes stunted or thickened and club shaped and fruiting is reduced, photosynthesis is also inhibited, swollen root tips, flower abscission। निकल की बात करें Ni+2, ये है कहाँ फंक्शन होता है इसका, मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया एंड यूरिड्स, हेल्प इन दी जर्मिनेशन एंड अर्ली सीडलिंग ग्रोथ ऑफ जैक बीन सीड। और अब इसके एब्सेंस से क्या होगा, लीफ टिप नेक्रोसिस। मॉलिबिडनम MO4-2 की फॉर्म में मिलता है, एड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन हैज इट इज़ एन एक्टिवेटर ऑफ द नाइट्रेट रिडक्टेज, it is required for the synthesis of ascorbic acid, it act as a activator of some dehydrogenase and phosphatase, component of nitrogenase, nitrate reductase and activator of a dehydrogenase। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। mottling and chlorosis first in the older leaf and then in younger leaf in the deficiencies, ये इसके सिम्टम है। may lead to the abscission of flowers, inhibition of the fruit formation, cause the whiptail disease of the cauliflower, leaf becomes flaccid and brown। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कब देखने को मिलेंगी, जब इनका आपको डेफिशिएंसी देखने को मिले, राइट। तो आज हमने अभी मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट देखे। याद कर ले, बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मैक्रो एलिमेंट्स में कौन कौन आ रहे थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये आपको याद करने हैं। पहली बात तो याद होनी चाहिए कौन कौन से किस कैटेगरी में आते हैं। और जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो आपके हैं आयरन, बोरोन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकल और मोलिब्डेनम। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। Any mineral ion concentration in tissue that reduces the dry weight of tissue but about 10% is considered toxic. Such a critical concentration varies widely among the different micronutrients। तो कहता है कोई भी मिनरल आयन की जो कंसनट्रेशन है टिश्यू के अंदर, that reduces the dry weight of tissue, अगर किसी भी मिनरल आयन की कंसनट्रेशन किसी भी टिश्यू के ड्राई वेट का 10% अगर उसे रिड्यूस कर देता है तो उसे हम एक टॉक्सिक सब्सटेंस मानते हैं। सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरीज वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रो, और ये अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग हो सकती है। द मॉडरेट डिक्रीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड मॉडरेट इंक्रीज कॉज द टॉक्सिसिटी। वो कहता है कि किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो मॉडरेट डिक्रीजेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट कम हो रहा है उससे भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स निकलेंगे, एंड अ मॉडरेट
इंक्रीजेज कॉजेज द टॉक्सिसिटी, और इस वजह से वो टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिसिटी लेवल फॉर एनी एलिमेंट वेरीज फॉर डिफरेंट प्लांट्स, सभी अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग टॉक्सिसिटी लेवल होगा। फॉर एग्जांपल एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इंड्यूस द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो कहता है कि अगर मैग्नीज एक्सेस में है तो ये क्या करेगा, ये इसकी वजह से आयरन की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की क्या होगी, डेफिशिएंसी। थस द मैग्नीज टॉक्सिसिटी एक्चुअली कॉज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इस तरीके से जो मैग्नीज की जो टॉक्सिसिटी है एक्चुअली में वो किसका कारण बन रही है डेफिशिएंसी का, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम का। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स बिकम्स अवेलेबल टू द रूट्स ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे, वो कहाँ, रूट को कहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं, रॉक की वेदरिंग की वजह से। रॉक से किसका फॉर्मेशन होता है, सॉइल का। तो रॉक में प्रेजेंट होते हैं, रॉक की जब वेदरिंग होती है, सॉइल फॉर्मेशन होती है, तब उस सॉइल से रूट को ये इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स मिलते हैं। These process enrich the soil with dissolved ions and inorganic salts. Soil not only supply mineral but also herborous nitrogen fixing bacteria and other microbes. Soil सिर्फ मिनरल की सप्लाई नहीं दे रही, इसके अलावा वो हर्बोरस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी प्रोवाइड कर रही है और कुछ माइक्रोब भी दे रही है प्लांट के लिए, राइट। इट होल्ड वाटर एंड सप्लाई एयर टू द रूट, थस एक्ट हैज़ ए मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइज द प्लांट। तो सॉइल इसके अलावा वाटर को होल्ड करके रखती है, प्रॉपर एयर की सप्लाई देती है, और इसलिए वो प्लांट की स्टेबलाइजेशन में हेल्प करती है। द डेफिशिएंसी ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स इन सॉइल कैन बी रिस्टोर्ड बाय अप्लाइंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर फॉर द बेटर क्रॉप हील्ड। और अगर एसेंशियल मिनरल्स की सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी है तो हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइज़र और मैन्योर, है ना, खाद वाद डाल के, और तब हमारी जो क्रॉप हील्ड है वो बेटर हो जाएगी। मिनरल सॉल्ट्स are translocated through xylem along with the ascending stream of water which is pulled up through the plant transpiration pull। तो जो मिनरल साल्ट्स हैं वो ट्रांसलोकेट होते हैं जाइलम तक और असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, राइट, विच इज़ पानी के साथ साथ, और विच इज़ पुल्ड अप थ्रू द प्लांट बाय और आगे जाके जाइलम के अंदर क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपिरेशन पुल, और उस वजह से वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, द एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शो द प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट इन इट। अगर हम जाइलम सैप का एनालिसिस करें तो हमें वहाँ पर मिनरल साल्ट की प्रेजेंस मिलेगी। द इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस और आउटर सरफेस ऑफ द सेल दैट इज एपोप्लास्ट इज पैसिव। इन द सेकंड फेज ऑफ द अपटेक द आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर फेस दैट इज सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल। तो ये जो अपटेक है वो दो तरीके से हो सकता है, ये तो सिम्प्लास्ट पाथवे से ही अपटेक, या दूसरा है आपका एपोप्लास्ट पाथवे। जो एपोप्लास्ट पाथवे वो पैसिव है यानी कि फास्ट है, और जो जो आपका सिम्प्लास्ट पाथवे वो कैसा है, स्लो है। क्योंकि क्या है कि इनिशियल रैपिड अपटेक ये बहुत तेज़ होता है, क्यों, आइंस का, क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पेस या आउटर सरफेस है सेल के बाहर का, उन स्पेस से होता हुआ वो आगे बढ़ता है। तो दैट इज़ एपोप्लास्ट और पैसिव। इन द सेकंड फेज जो दूसरा तरीका है अपटेक का वो है द आयन आर टेकन इन स्लोली इनटू दी, वो एक सेल से दूसरी सेल पास आउट होकर फिर अंदर पहुंचते हैं, तो ये होता है सिम्प्लास्ट। द पैसिव मूवमेंट ऑफ द आयन इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर थ्रू आयन चैनल्स द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज ए सेलेक्टिव फोर्स। तो यहाँ पर आयन चैनल होते हैं हमारे पास एपोप्लास्ट मेथड के अंदर, और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन काम करती है सेलेक्टिव फोर्स के लिए, पुर की तरह। द एंट्री और एग्जिट ऑफ द आयन टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी विच इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। तो जो दूसरा जो हमारा सिम्प्लास्ट जो पाथवे है उसमें एनर्जी रिक्वायर पड़ती है, क्योंकि एक साल से दूसरे सेल में जाना पड़ता है ना, तो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिम्प्लास्ट इंक्लूड ट्रांसलोकेशन थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा, तो इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा की भी हेल्प ली जाती है। द मूवमेंट ऑफ द प्लाज्मोडेस्मेटा पहले बताया हुआ है, जो एक सेल से दूसरे के बीच में एक ब्रिज बना होता है उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। द मूवमेंट ऑफ द आयन इज यूजली कॉल्ड फ्लक्स। तो आयंस की जो मूवमेंट है उसे हम नॉर्मली फ्लक्स बोलते हैं, और अगर वो अंदर की तरफ हो रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में तो उसे कहते हैं इनफ्लक्स, और अगर बाहर की तरफ हो रहा है तो ई फ्लक्स। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयन का अगर मूवमेंट हो प्लांट बॉडी सेल्स के अंदर तो उसे कहते हैं फ्लक्स, और अगर वो मूवमेंट आयंस का अंदर की तरफ हो रहा है
तो उसे इनफ्लक्स बोलेंगे, और बाहर की तरफ हो रहे तो ईफ्लक्स। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हम आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन को स्टडी करेंगे, जिसमें हम नाइट्रोजन साइकिल और नोड्यूल फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।